दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है। किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है जीनोम। क्या बोला जाता है? जीनोम बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। जीन जो होता है इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। डीएनए की बात करें तो देखिए इसका पूर्ण रूप होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए एक बहुलक यानी पॉलीमर है। डीएनए क्या है? एक बहुलक यानी पॉलीमर है। डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड के मिलने से होता है। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामांकरण जो है डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डैश में मौजूद होता है। अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डैश में मौजूद होता है। तो देखिए ये मौजूद होता है लार में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लार की बात करें तो देखिए लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.2 से 7.6 होता है। मनुष्य के लार में लगभग 90% जल, शेष 1% जो है एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला टाइलिन एंजाइम और दूसरा जो है लाइसोजाइम एंजाइम। ये 2 प्रकार के लार में एंजाइम पाए जाते हैं। प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए गए लार की मात्रा कितनी होती है? 1.5 से 2 लीटर होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है कितना लार उत्पादित करता है प्रतिदिन? 1.5 लीटर से 2 लीटर करता है। शरीर में सबसे दृढ़ यानी मजबूत तत्व दांतों का एनेमल होता है। दांतों का एनेमल सबसे मजबूत होता है। इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट होता है। एनेमल जो होता है इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। यह शरीर का सबसे मजबूत तत्व होता है। दांतों का एनेमल आपको याद रखना है, ऊपरी परत होती है दांतों की। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। सी आंसर हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान और उनके खोजकर्ताओं के नाम यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। पहला दिया गया स्टेथोस्कोप। तो देखिए स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने, मतलब इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए इसकी खोज जो है लेनेक ने किया था। टीबी चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसकी खोज बैक्समैन ने। हृदय प्रत्यारोपण विश्व में प्रथम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल ने। सल्फा ड्रग की खोज जो है जी डोमाग ने किया था। डीडीटी इसकी खोज जो है डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? बल्बों में प्रयुक्त जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन फिलामेंट जो होता है, इसका गलनांक कितना होता है? 34 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान लगभग कितना होता है? 1500 डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, जलते हुए बल्ब के अंदर का जो तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। बल्ब के अंदर जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है वो आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है।
विद्युत हीटर, विद्युत आयरन इत्यादि में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम का तार एक मिश्र धातु है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों उच्च होता है। विद्युत जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है जिसमें सीसा 37% होता है और टीन जो होता है वो 63% होता है। विद्युत फ्यूज का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और एवं गलनांक जो है निम्न होता है। विद्युत फ्यूज का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित की जाती है। ठीक है, विद्युत फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलाइनमेंट की एक वैध श्रेणी नहीं है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वर्टिकल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की वैध श्रेणी नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाइनमेंट जो है 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं जो निम्न है यहाँ पर हमने लिखे हैं। वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखा भी होगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध जो टूल बार होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैंडर्ड बार होता है, फॉर्मेटिंग बार होता है, टेबल और बॉर्डर होता है, ड्राइंग होता है, डाटाबेस होता है, फॉर्म्स होता है, ऑटो टेक्स्ट होता है और पिक्चर होता है। ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है माइक्रोसॉफ्ट में, याद रखना है आपको। कोबोल डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। तो कोबोल जो है ये तीसरी पीढ़ी की है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। परवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री कशेरुकी जीव होते हैं। तो वो कौन सा होता है? तो ये होता है निडारिया। परवाल निडारिया नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री कशेरुकी जीव होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और इसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रानेट। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रानेट बोला जाता है, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? टिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पौधे और उनके वैज्ञानिक नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं। चना की बात करें, पहला चना दिया गया है, इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम जो है ये चना का वैज्ञानिक नाम है। मक्का जिया मेज जो है मक्का का वैज्ञानिक नाम है। अरहर कैजेनस कजान जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। आम मेंजिफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। केला मूसा पैराडिसियाका, केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पैराडिसियाका। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा, एलियम सेपा इसका वैज्ञानिक नाम है। लहसुन एलियम सैटिवम, एलियम सैटिवम जो है लहसुन का वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसके पहले अध्यक्ष थे पीबी राजमनार जो थे ये संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1953 को हुआ। भारत के संस्कृत संस्थान एवं स्थापना वर्ष यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 में हुई। ललित कला अकादमी 1954 में, साहित्य अकादमी 1954 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1975 में एक स्वायत्त से संस्थान, इसकी स्थापना 1959 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 में स्थापना हुई। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय इसकी स्थापना जो 1891 में की गई थी। सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है?
सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है WCCB के द्वारा। WCCB के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। WCCB का फुल फॉर्म क्या है? मतलब पूर्ण रूप हिंदी में इसको वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है इसको हिंदी में इसको बोला जाता है। और अंग्रेजी में वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है WCCB की फुल फॉर्म। गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है पाकिस्तान में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ मौजूद है? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ मौजूद है? तो देखिए 9 शैलियाँ मौजूद है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य लिखे हैं। पहला दिया गया है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। मोहिनीअट्टम केरल। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। ओडिसी उड़ीसा का है। छाऊ झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे का निशान है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है? भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है? तो ये 18 संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत में निर्मित को गुणवत्ता का लेबल बनाने के लिए कार्यरत है? इनमें से कौन भारत में निर्मित को गुणवत्ता का लेबल बनाने के लिए कार्यरत है? तो यह है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो है ये गुणवत्ता का लेवल बनाने के लिए कार्यरत है। बी आंसर हो जाएगा। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है? डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है? तो ये चागोस से संबंधित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। गोवा का राज्यत्व दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? गोवा का राज्यत्व दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो है 30 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। गोवा राज्य की बात करें तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो देखिए तीसरा शासक इल्तुतमिश था। ठीक है, मामलुक वंश को जो है गुलाम वंश को जो है मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सेब। सेब के अंदर जो काले काले जो बीज होते हैं उसके अंदर कौन सा जहर पाया जाता है? साइनाइड जहर पाया जाता है, याद रखना है। और ये जो बीज होता है, सेब का बीज होता है, इसे न खाएं और बच्चे जो होते हैं उनको इससे दूर ही रखें, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो सेब के अंदर जो है जहर, सेब के अंदर जो बीज होता है उसके अंदर जो है साइनाइड जहर पाया जाता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? कौन सा भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? तो देखिए पहला ही संबंधित है, चुनाव में मतदान की आयु कम किया जाना। चुनाव में मतदान की आयु कम किया जाना 61वें संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई है। कौन कौन से हैं यहाँ पर हमने लिखे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। एक बार और रिपीट करता हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार।
जो है ये भारतीय राज्य है जो नेपाल की सीमा से सटे हैं, साझा करते हैं अपनी सीमा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? तो अथर्व वेद में किया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत का इनमें से कौन सा सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी संचालित है? तो अभी भी संचालित है बॉम्बे समाचार पत्र जो है ये अभी भी संचालित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 25 है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच का जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किस भारतीय संगठन का आदर्श वाक्य शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है? किस भारतीय संगठन का आदर्श वाक्य शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है? तो देखिए ये है DRDO। DRDO संगठन का आदर्श वाक्य शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 17वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा थी? 17वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा थी? तो देखिए उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला दिया गया है मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वां समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। 1942-44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को इनमें से किस स्थान में कैद किया गया था, मतलब कैद करके रखा गया था? 1942-44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस स्थान में कैद करके जो है रखा गया था? तो देखिए ये रखा गया था आगा खां पैलेस। आपको याद रखना है कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? सैडल पीक कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निर्वाचन आयोग के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो निर्वाचन आयोग जो है यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, यही करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख वचन और नारे लिखे हैं। पहला देखिए यहाँ पर दिया गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो हे राम ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रकृति की ओर लौटो रूसो ने दिया था। रूसो ने। जय जगत विनोबा भावे ने ये नारा दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने ये भी कहा था। तो आपको याद रखना ये नारे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का गृह मंत्रालय इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय जो है किसके लिए जिम्मेदार है? आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में होता है। क्रेडिट कार्ड में होता है स्मार्ट मनी का। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो है एंडेज पर्वत श्रृंखला है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
कहाँ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो देखिए ये अवस्थित है नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ अवस्थित है, नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 14 संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी जो होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आकार बढ़ जाता है। याद रखना क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। कुणिक हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता था, अजात शत्रु कहा जाता था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कालाशोक किस वंश का शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो देखिए कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41 है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो देखिए ये त्रिपुरा में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह है अशोक का पहला शिलालेख। आपको याद रखना है कौन सा शिलालेख है, अशोक का पहला शिलालेख है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।